हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 14 चैप्टर राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं पढ़ रहे थे और इसमें भी हमने लास्ट वीडियो में जाना था आय के चक्राकार प्रवाह में। कुछ याद है? आपने उसके सारे नोट्स बना लिए ना अपनी कॉपी में? उसको अच्छे से लर्न किया नहीं किया कि किस प्रकार से वो मॉडल होता है? तो हमने उसमें पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था में कुल तो 5 क्षेत्र होते हैं। जहाँ 5 क्षेत्र होते हैं उसे बंद अर्थव्यवस्था नहीं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था में 5 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? परिवार क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र, पूंजी बाजार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और जो 5वां क्षेत्र होता है विदेशी क्षेत्र। तो ये पांचों क्षेत्रों में यदि हम आय के चक्र का प्रवाह को पढ़ते हैं तो उसे खुली अर्थव्यवस्था का आय का चक्र का प्रवाह कहते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में बंद अर्थव्यवस्था के आय का चक्र का प्रवाह कहते हैं, जिसमें 2 ही क्षेत्र दे रखे हैं, एक तो परिवार क्षेत्र और एक व्यावसायिक फर्म क्षेत्र। जिसमें हमने जाना था कि परिवार उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है और इन उत्पादन के साधनों को वो किसको देता है? व्यावसायिक फर्मों को, जिसके बदले में वो साधनों का भुगतान प्राप्त करता है। और परिवार को क्या जरूरत होती है? वस्तु और सेवाओं की, जिसे वो व्यावसायिक फर्मों से प्राप्त करता है और उसके बदले में वो उपभोग व्यय करता है। तो इस प्रकार से आय परिवार और व्यावसायिक फर्मों के बीच में घूमती रहती है। जो परिवारों की आय होती है वही व्यावसायिक फर्मों का व्यय होता है और जो व्यावसायिक फर्मों की आय होती है वही परिवार का क्या होता है? व्यय होता है। यही हमने पढ़ा था आय के चक्र का प्रवाह में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे वस्तुओं के प्रकार कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं अर्थव्यवस्था में। अर्थशास्त्र में इन वस्तुओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है ताकि कि हम राष्ट्रीय आय को और अच्छे से जान पाएं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं वस्तुओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो 4 प्रकार की वस्तुओं के बारे में आपके सिलेबस में बताया गया है। एक तो होती हैं उपभोग्य वस्तुएं, एक होती हैं पूंजीगत वस्तुएं, एक होती हैं अंतिम वस्तुएं और एक होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। बच्चों, इनके बारे में एग्जाम में टिप्पणी पूछी जा सकती है या छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उपभोग वस्तुएं कौन सी होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं कैसी होती हैं। जब हम राष्ट्रीय आय को पढ़ेंगे तो आपको इन वस्तुओं के बारे में पता होगा, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, इसके बारे में तो हम पहले ही जानते हैं कि कौन सी उपभोग वस्तुएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो उपभोग वस्तुएं देखते हैं हम सबसे पहले कंजप्शन गुड्स कौन सी होती हैं। ठीक है, उपभोग वस्तुएं या कंजप्शन गुड्स। तो बच्चों, हमने पढ़ा था, हम उपभोग वाला लेसन पढ़ा था, उपभोक्ता का संतुलन हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु और सेवाओं का उपभोग किया जाता है उपभोक्ता के द्वारा। तो जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोक्ता के द्वारा फाइनल रूप से उपभोग कर लिया जाता है, उसके बाद वो और किसी काम में नहीं आती, तो वो वस्तुएं होती हैं उपभोग वस्तुएं। मतलब ये अंतिम वस्तुएं होती हैं जिसका उपभोक्ता के द्वारा फाइनली क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है। इसमें टिकाऊ वस्तुएं भी आ सकती हैं तो गैर टिकाऊ वस्तुएं भी आती है। जैसे कि मैं आपके सामने एक उदाहरण लूँ पंखे का। हमने पंखा परचेज कर लिया तो हम उसे हवा ही खाएंगे, इसके द्वारा कुछ और चीज़ का उत्पादन तो नहीं करेंगे ना, या फिर हम किसी और चीज़ में काम में तो नहीं लेंगे ना। काम किस में लेंगे? हवा खाने में लेंगे। तो ये कैसी वस्तु हो गई? टिकाऊ वस्तुएं। और गैर टिकाऊ वस्तु में देखिए, जैसे कि मैंने बर्गर लिया मार्केट से, उस बर्गर को मुझे क्या करना है? डायरेक्टली खाना है। उस बर्गर से मुझे कुछ और तो नहीं बनाना। तो ये वह कैसी वस्तु हो गई? गैर टिकाऊ वस्तुएं। समझ में आ गया ना? तो टिकाऊ वस्तुएं भी और गैर टिकाऊ वस्तुएं, दोनों वस्तुएं किस में आती हैं? उपभोग वस्तुएं में आती हैं। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? उपभोक्ता के द्वारा अंतिम रूप से उपभोग किया जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? उपभोग्य वस्तुएं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी वस्तुएं जिसका उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा, बच्चों यहाँ उपभोक्ता और आएगा, आप उपभोक्ता लिख लेना अपनी कॉपी में कि उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपभोग किया जाता है और इनका पूरा के पूरा प्रयोग खरीदने के बाद ही हो जाता है। मैंने बताया ना, जैसे बर्गर लिया और खाया और इसका क्या हो गया? प्रयोग हो गया। इसके बाद इसको और कुछ काम में नहीं लिया जाता है जिससे कि इनकम बढ़ सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? पंखा है, उसे हवा खाई तो क्या हुआ? इसका उपभोग हो गया, नहीं हो गया? तो खरीदने के बाद इसका उपभोग हो जाता है। ये कैसी वस्तुएं होती हैं? अंतिम। बताया था ना कि अंतिम वस्तुएं जिसको और किसी उत्पादन में काम में नहीं लिया जाता, जिनका अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग नहीं होता, अतः ये वस्तुएं राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होती हैं। जब हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विधियां पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि
राष्ट्रीय आय में हमेशा अंतिम वस्तुएं या उपभोग्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे और अधिक उत्पादन नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उपभोग्य वस्तुएं किसमें शामिल होती है? राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होती हैं। उपभोग्य वस्तुओं में टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। टिकाऊ वस्तुओं का उदाहरण मैंने आपको अच्छा सा दिया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, और गैर टिकाऊ का जैसे कि खाने पीने की चीजें। तो यहाँ पर यही उदाहरण दे रखे हैं, खाद्यान्न, टीवी, कपड़े, वाहन और फ्रिज। तो इस प्रकार से उपभोग्य वस्तु कौन सी होती है? जिसका उपभोक्ता के द्वारा फाइनली रूप से उपभोग कर लिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखिए पूंजीगत वस्तुएं या कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं या कैपिटल गुड्स, तो पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जिनको की उत्पादन प्रक्रिया में काम में लिया जाता है, जिनके द्वारा और अधिक उत्पादन किया जाता है, और अधिक उत्पादन किया जाता है इसीलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि एक पेन है, पेन के लिए उसको उत्पादन करने में कुछ मशीनरी लगी है, उत्पादन के साधन लगे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, और इसे ही हम क्या कहेंगे? पूंजीगत वस्तुएं। जैसे आपने बहुत सारे औजार देखे होंगे, यंत्र देखे होंगे, मशीनें देखी होंगी, ये सब किस में आती हैं? पूंजीगत वस्तु में। ठीक है बच्चों, कि वे ऐसी वस्तुएं जो कि उत्पादन प्रक्रिया में कई बार प्रयोग में ली जाती है। मशीनें कई बार प्रयोग में ली जाती हैं, जैसे सिलाई मशीन को ले लो तो वो कितनी बार प्रयोग में ली जाती है, उससे बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं। सिलाई मशीन में भी क्या होती है? टूट फूट होती रहती है, उसकी घिसावट होती है, उसकी हानि होती है नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो मशीनें हैं, औजारें हैं, यंत्र हैं, वो सब किस में आते हैं? पूंजीगत वस्तुओं में आते हैं। इनका मूल्य कैसा होता है? ऊंचा होता है। ऑब्वियसली जो मशीनें हैं वो इतनी भारी होती हैं, उनमें इतना सारा काम करके देती हैं और उत्पादन में काम में आती है, तो इनका मूल्य भी कैसा होता है? ऊंचा होता है। ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जो कई वर्ष तक प्रयोग में लाती हैं। इसमें गैर टिकाऊ वस्तुएं नहीं आएंगी, केवल कैसी वस्तुएं होती हैं? टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जिनको कि हम कई सालों तक काम में लेते रहते हैं। लेते औजारों को, यंत्रों को, मशीनों को, तो इस प्रकार से इसको कई वर्षों तक काम में लिया जाता है। जैसे कि उदाहरण में मशीन हो गई, औजार, उपकरण, भवन, बांध, नहर, बिजली, संयंत्र, ये सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं? और अधिक उत्पादन में काम में लेते हैं। ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। ठीक है बच्चों, पूंजीगत वस्तुएं समझ में आ गई। उपभोग्य वस्तुएं जो जिनका की उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, जबकि पूंजीगत वस्तुएं जिनका की और अधिक उत्पादन करने में काम में लिया जाता है, जैसे मशीनें, औजारें, यंत्र, नहर, भवन। ठीक है, ये हो गई आपकी पूंजीगत वस्तुएं। अब अगली जो वस्तु है वो है अंतिम वस्तुएं या फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे मैंने बताया, जिनका उपभोक्ता के द्वारा अंतिम रूप से उपभोग कर लिया जाता है और इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। कि ये सभी वस्तुएं जिनका उपभोक्ता द्वारा अंतिम रूप से क्या कर लिया जाता है उसका उपभोग, और इसको किसी भी कच्चे माल में या उत्पादन प्रक्रिया में आगे काम नहीं लिया जाता। एक तरह से उपभोग्य वस्तुएं ही हो गई अंतिम वस्तुएं, क्योंकि इनका उपभोक्ता के द्वारा क्या क्या कर लिया जाता है? उपभोग कर लिया जाता है। कच्चे माल के रूप में या और अधिक उत्पादन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, कि इन्हें कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अब आपने ये पिक्चर देखा होगा, ये घड़ी हुई है, यहाँ पर सर्फ है, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, प्रिंटर है, ये सब क्या है? उपभोग्य वस्तु तो हैं, साथ में ये अंतिम वस्तुएं भी हैं। ठीक है, इसके बाद है ये वस्तुएं राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होती है। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में हमेशा अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं या पूंजीगत वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। इसके उदाहरण जैसे कि भोजन है, टीवी है, किसान द्वारा पंप सेट और ट्रैक्टर का प्रयोग है, तो ये सब क्या है? अंतिम वस्तुएं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ में आ गया आपको अंतिम वस्तुएं क्या हैं। इसके बाद हम देखते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, जिसको का इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं या इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? जो कि और अधिक उत्पादन में प्रयोग ली जाती है कच्चे माल के रूप में। जैसे कि हम ये माने कि हमें कपड़ा उत्पादन करना है, तो कपड़े उत्पादन के लिए रुई काम में ली जाती नहीं जाती, तो रुई को हम क्या कहेंगे? मध्यवर्ती वस्तु। या रुई बनाने के लिए कपास काम में लिया जाता नहीं लिया जाता, तो कपास को हम कहेंगे क्या? मध्यवर्ती वस्तुएं। जो वस्तुएं और अधिक उत्पादन में काम में ली जाती हैं, ये वस्तुएं दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में काम में ली जाती हैं कच्चे माल के रूप में। वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट गुड्स। इनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में एक से अधिक चरणों में होता है, जिनमें अंतिम वस्तुएं बनाई जाती हैं। जब अंतिम वस्तुएं अर्थात कपड़ा बन रहा है, समझ में आया? तो कपड़ा बनाने के लिए रुई,
कपास, ये सब क्या हो गई, धागा, ये सब क्या हो गई, मध्यवर्ती वस्तु हो गई। तो मध्यवर्ती वस्तुएं विभिन्न चरणों से गुजर कर, एक मध्यवर्ती वस्तु कपास हो गई, एक मध्यवर्ती वस्तु रुई हो गई, एक मध्यवर्ती वस्तु धागा हो गई। तो ये विभिन्न चरणों से गुजर कर क्या बनाती हैं, अंतिम वस्तुएं बनाती हैं, कच्चे माल के रूप में ये प्रयोग की जाती हैं, इसीलिए ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। ध्यान आ गया, नहीं ध्यान आ गया, समझ में आ गया। ये समस्त अर्धनिर्मित वस्तुएं इसमें सम्मिलित की जाती है, अर्धनिर्मित वस्तुएं जिनसे कि और अधिक उत्पादन किया जा सकता है, और अधिक वस्तुएं बनाई जा सकती है। जैसे आटा है, आटे से रोटी बनाई जाएगी नहीं जाएगी, तो आटे को हम क्या कहेंगे, अर्धनिर्मित वस्तुएं या इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है बच्चों, इसके उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए रुई का प्रयोग, धागा, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। और बर्तन बनाने में किसका प्रयोग होता है, स्टील का प्रयोग होता है। तो ये सब मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स आएंगी। समझ में आ गया। इन्हें अर्धनिर्मित वस्तुएं भी कहते हैं, जो कि और अधिक उत्पादन में काम में ली जाती है विभिन्न चरणों में। तो मध्यवर्ती वस्तुएं भी आपको समझ में आ गया। तो बच्चों, ये जो वस्तुओं के प्रकार है आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ताकि कि आप जब राष्ट्रीय आय के बारे में हम पढ़ें तो आपको समझ में आए। तो आपको एक लाइन तो अच्छे से याद कर लेनी है कि राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ पढ़ेंगे ना, तो उसमें जानेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके वस्तुओं के प्रकार खत्म होते हैं। आज हमने पढ़ा उपभोग्य वस्तुओं के बारे में, जो कि उपभोक्ता के द्वारा फाइनल रूप से उपभोग कर ली जाती है। पूंजीगत वस्तुओं के बारे में, जो कि और अधिक उत्पादन में काम में आती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें, औजारे, संयंत्र, ये सब आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं जो कि उपभोक्ता के द्वारा अंतिम रूप से काम में ली जाती है, जिनको कि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि कच्चे माल के रूप में अंतिम वस्तुओं को बनाने में विभिन्न चरणों में काम में आती है, जैसे कि रुई है, धागा है, स्टील है, ये सब कैसी हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो बच्चों, समझ में आ गया आपको वस्तुओं के प्रकार, ये तो बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या है, अर्थात राष्ट्रीय आय को पढ़ने के लिए अच्छे से पढ़ना है, नहीं पढ़ना राष्ट्रीय आय को, कुछ बेसिक अवधारणाएं हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो कि आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, ताकि कि आप राष्ट्रीय आय को अच्छे से पढ़ पाएँ, जिसमें सकल निवेश आता है, शुद्ध निवेश आता है, मूल्यह्रास आता है, घरेलू की अवधारणा, सामान्य निवासियों की अवधारणा, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अनुदान क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रीय आय को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाओं के बारे में अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए आप ये वस्तुओं के प्रकार है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।